चलिए शुरू किया जाए। 2 चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे? सर 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2 चर, तो 2 चर मतलब 2 गो चर रहना चाहिए उसमें। सर आप बना रहे थे पिछला चैप्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें 2 को चर आप बोल रहे थे, कोई यहां चर है कोई यहां चर है। इसको 2 चर हम नहीं समझेंगे, इसको एक ही को चर समझेंगे जो 2 जगह है। आ रहा है बात समझ में? 1 का घात 2 है, 1 का घात 1 है। क्लियर है? तो 2 चर इसमें होना चाहिए, 2 गो चर। अब एगो x यहां इस चैप्टर में सबसे बड़ा चर का भूमिका में रहेगा x और y। आगे और भी हो सकता है एस टी, माने जब कहा जाएगा तो अलग अलग, लेकिन अभी हम मान के चलें x और y। 2 गो चर का जरूरत इसमें है, 2 चर होना चाहिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब आप लोग इसे पहले पढ़ रहे थे रैखिक बहुपद। बोलिए बाबू, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक। तो चर 2 गो चर रहेगा, कंफर्म है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 गो चर रहेगा, लेकिन दोनों चर के घात में 1 रहेगा, तब जाके वो रैखिक बन पाएगा। क्या समझे? उसकी घात में कितना रहेगा? 1। रैखिक हुआ था। सर मन में लड्डू फूट रहा है, जल्दी लिखिए कैसा है। आप 9th में पढ़ चुके हैं। 2x प्लस 5y बराबर में 8। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। 2 गो चर है कि नहीं बताइए? है। दोनों घात में क्या है? तो 2 चर होना मतलब 2 चर को बता रहा है। 2 गो चर होना और ओकर घात 1 होना मतलब रैखिक को बता रहा है। इक्वल में 0 या कोई मान रहेगा तो यह समीकरण का पहचान है। सब मिला के क्या बनेगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बोलिए, आ रहा है समझ में? इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे, अभी युग्म में बात नहीं कर रहे हैं बाबू, अभी हम सबसे पहले हम एकदम बेसिक से बात को समझा रहे हैं। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वैसे 9th क्लास में तीसरा चैप्टर ही है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। युग्म नहीं लिखा, वहां खाली लिखा है सिर्फ 2 चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म नहीं है। लेकिन यहां पे एक नया चीज जुड़ रहा है, युग्म, और यही सर कहानी में इंटरेस्ट लाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे बाबू 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये रहा सर 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें क्या लिखना है? हम सीधे कहेंगे वैसा समीकरण। देखिए, समीकरण होना चर के साथ कोई ना कोई बराबर में होना चाहिए, यह समीकरण का पहचान है। जैसे अगर हम 5x प्लस 3y लिख दें, समीकरण नहीं है। इसके इक्वल में 0 या कोई 5, 6, 8, 10 कुछ ना कुछ होना चाहिए, इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब यह समीकरण होगा। ठीक ना? आप समीकरण का परिभाषा 11th क्लास में जाके और डिटेल्स में पढ़ोगे, समीकरण का असली मीनिंग होता क्या है। अभी तुम जिस स्तर पर हो उस स्तर पर हम तुमको यही बताएंगे कि 2 गो चर अगर यही रहता है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें 1 गो चर रहता है और उसके इक्वल में कुछ ना कुछ रहता है, तो समझो वो क्या है? 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। वैसे ही 2 गो चर है, अब दोनों चर का घात 1 हो और बराबर में कुछ ना कुछ आए, संख्या आए, चाहे 0 आए चाहे कुछ आए ना, तो समझ जाओ सब 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। बुझा रहा है? तो यहां पे कहीं ना कहीं इसका एक व्यापक रूप होता है, और व्यापक रूप हमें नहीं लगता आपको बताने में मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने व्यापक शब्द से आपको हम परिचित करा दिया है, हमने कराया है ना। क्योंकि आप लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिख रहे थे, याद करिए, ax प्लस बी। द्विघाती का आपको हमने लिखवाया व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघाती का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। आप कहेंगे सर ये व्यापक रूप था, बिल्कुल व्यापक रूप था सर, सबका एक अलग अलग व्यापक रूप है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का भी एक व्यापक रूप है। हाँ है,
उसी व्यापक रूप यहां पे उसी व्यापक रूप को यहां हम लिखे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां x और y कोई चर है तथा a b c कोई अचर है। उसमें भी a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया, अचर में अचर 0 अचर है ना जी, 0 एक अचर है, अचर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स, नहीं बदलेगा। 5 है तो है, 4 कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां x लिख दें तो x की जगह कुछ भी हम जो चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, 2 3 1 6 9 कुछ भी पुट कर सकते हैं, दिस दैट दिस दोज। समझ में आ रहा है बात? तो इसको अचर, इसको चर। तो ए बी कोई अचर है, सी भी अचर है, लेकिन ए का मान अचर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इस x को खा जाएगा, और जब x यहां से हट जाएगा तो फिर यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 चर वाला रैखिक समीकरण। अगर यहां भी b भी 0 हो जाएगा तो वो बेचारा y का अस्तित्व समाप्त होगा, फिर भी यह 2 चर नहीं बन पाएगा। अगर दोनों 0 हो गया, a और b, समझो कि इसके कर्म फूटे, ये कौन समीकरण होगा? कोई समीकरण नहीं होगा। मतलब c एक अचर रहेगा और 5 बराबर में 0 ही कौन समीकरण है भाई? कोई समीकरण नहीं। आ रहा है बात समझ में है? तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए सर? आपके अनुसार इसमें क्या लिखना चाहिए? तो हमें लिखना चाहिए वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होता है, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। लिखिए, बोल रहे हैं वैसा समीकरण, कुछ नहीं लिखे हो अभी। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उसे होता है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां x तथा y कोई चर है तथा a b c कोई अचर है तथा a डज नॉट इज इक्वल टू 0, b डज नॉट इज इक्वल टू 0। नोट करिए। चलिए, इतना समझ में आया? लेकिन इसमें जैसे नहीं लिखिएगा तो फिर समझने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि जैसे में समझें। आप मुझे बताओ बालक, 5x प्लस 3y बराबर में नहीं, प्लस में 8 बराबर में 0 है कि नहीं? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो a का मान मुझे बता दो 5, b का मान 3, c का मान 8। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? और थोड़ा सा चकमा खाने का प्रयास मत करिएगा। ही देखिएगा, बताइए मुझे a का मान बताइए, b c माइनस 8, c माइनस, कभी भी a b c निकालिएगा तो बराबर में 0 रहेगा, तब यहां 0 है बराबर में, नहीं है तो 8 को इधर लाएंगे हम, बोलो। तो यहां है 5x माइनस 3y और प्लस 8 भैया मेरे जब इस साइड आएगा तो ये माइनस 8 बराबर 0। अब बताओ तो a का मान 5, b का मान 3, c का मान माइनस 8। आया समझ में? कभी भी a b c निकालते वक्त बात का बखूबी ध्यान रखिए कि उसके बराबर में 0 होना चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए, 5x माइनस में 3y और 5x बराबर में 7y प्लस 3। कोई बताएगा? पहले बताओ 2 चर रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है। तो ये का मान बताओ।
बी का मान बताओ -7, सी का मान बताओ। वेरी गुड, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? बुझाया? अगर हम y बराबर में 3x लिख दें तो कोई बताएगा मुझे a का मान 3, x के बगल में बैठा हुआ ही a होगा, चाहे वो x आसमान में रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन x के बगल में बैठा हुआ, देखो यहां x के जो व्यापक रूप है उसमें x के बगल में बैठा हुआ क्या कहा जा रहा है? a। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान जब इसको जब सजाओगे तो यानी कि y बराबर में जो 3x मुंह बना के बैठा है उसको हम 3x बराबर में y कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 3x माइनस y और बराबर में 0 दे सकते हैं। इस तरह से समीकरण बन गया 3x माइनस y बराबर में 0। बोली समझ में आया क्या है? हाँ कंप्लीट। तो जैसे बुझा गया, कोई दिक्कत किसी को? तो a का मान 3, b का मान -1। तो ये होगा बाबू दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहचान करना आ गया ना? अब इसके बाद सीखेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। ठीक, जैसे में लिख लिए हो, जल्दी लिखो। चलिए अब आगे बढ़िए और हेडिंग लगाइए बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो गया। अब आप जरा इसमें डैश देके लिखिए, पहले समझा देते हैं उसके बाद से। यहां देखो, आप मुझे बताओ जो यहां पे लिखे हैं x प्लस वाई बराबर में 5, क्लियर है? तो आप बताओ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसका हल का क्या मतलब है? जो x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है RHS बराबर हो जाए LHS के, दोनों तराजू का पलड़ा आपस में बराबर हो जाए, माने बराबर के इस साइड जो मान है वहीं इस साइड आ जाना चाहिए। तो उस अवस्था में एक्स वाई के उस मान को जिस पर बराबर हो रहा है उसे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जिस तरह से याद करिए, आपको बहुपद हमने पढ़ाया ना बाबू, और ऐसे क्वेश्चन था तो आप क्या कर दे, एक्स का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे इसका हल कहते हैं। बोलिए, इसका शून्य कहते हैं, शून्य कहिए या हल कहिए। हल का मतलब है एक्स का मान निकाल देना, क्लियर है? वैसे ही यहां पे इसके हल का मतलब है जो एक्स और वाई का वह मान बताइए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे ही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे में अगर बात करें तो यहां 1 और प्लस में अगर 4 रख दें तो भाई मेरे यहां 5 बराबर 5 आ जाएगा। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हम कह सकते हैं x का मान 1 और y का मान 4 इस समीकरण के हल है। आंसर हो गया, खत्म। सही बोल रहे हैं क्या? अब किसी के मन में आ रहा है सर तो x की जगह 2 और y का मान 3 रखेंगे तब वो 5 आता है, तो क्या ये भी हल है? जी हाँ, x का मान 5, x का मान 2 और y का मान 3, ये भी इसका इस समीकरण का हल है। सर तो एक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक समीकरण के अनेक और अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इतने हल होते हैं कि दुनिया के लोग मिलकर नहीं गिन पाएंगे। ट्रस्ट कर रहे हैं का? सुन के भौचक्का नहीं ना, सर क्या बात कर रहे हैं? आप रखियो ना, यहां 6 लाने के लिए तुम x का मान यहां 6 रख दो, y का मान -1 रख दो, आ जाएगा भैया मेरे 5। x का मान तुम 7 रख दो, y का मान -2 रख दो तो प्लस को खुदे माइनस कर देगा, आ जाएगा 5। x का मान तुम 8 रख दो, y का मान -3 रख दो, आ जाएगा भैया मेरे 5। अब रखते चलो ना, 9 रखो यानी कि क्या रखो, 4 रखो, यानी 10 रखो, 5 रखो, 11 रखो, 6 रखो, रखो रखो रखो, कितना रखोगे? बूढ़े हो जाओगे तब वो खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये बात बुझाया कि नहीं बुझाएगी? एक चर वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। हल किसे कहते हैं? कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान मतलब x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब है कि बराबर के दोनों तरफ का भाग आपस में बराबर हो जाना चाहिए। लिखा जाए, आ गया समझ में? लिखिए,
दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान हो गया, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। हो गया? क्या कर दे बाबू? संतुष्ट कर दे। आओ देखो, अब तुम इस बात को सोचे हो, हम इतना जल्दी जल्दी सर मान निकाल दिए खटखट, कैसे कैसे कैसे। अभी सिंपल था, अब भी सोचते तो निकल जाता, लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा हम जटिल कर दें, जटिल कर दें, थोड़ा सा जटिल कर दें, अब कहे सर एक्स का मान बताइए और वाई का मान बताइए, तब उतना जल्दी हम नहीं सोच पाएंगे जितना जल्दी यहां हमने सोच लिया था। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, समझ में आ रहा है? जितना जल्दी हमने इसको सोचा, 1+4=5, जितना जल्दी जल्दी सोच रहे थे उतना जल्दी जल्दी हम यहां पे नहीं सोच पाएंगे, इससे भी जटिल हो जाएगा और चीजें। यहां पे अगर निकालना होगा फिर यहां पे उतना जल्दी हम लोग नहीं सोच पाएंगे। सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, यहां पे नहीं सोच पाएंगे। ये कहानी बहुत अजीब हो गया है, और सोचेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उतना समय में जिंदगी के कितना कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? तो आप ही बता दीजिए फटाक दे जल्दी से। 9th क्लास में हमने बता रखा है, आइए एक बार और मैं बताता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम निकालते कैसे हैं। अभी हम लोग युग्म पे नहीं आए हैं, बिल्कुल अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण को, युग्म को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे हल समझा देते हैं तब हम युग्म की ओर चलेंगे। फिर हेडिंग लगेगा हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर हेडिंग लगेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, फिर हेडिंग लगेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां, 3 गो विधि, 4 गो विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्राफीय विधि को पढ़ते हुए चैप्टर में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो हमें क्या हेडिंग लगाना था बाबू? क्या हेडिंग लगाना था? बोलो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का लिखा गया था ना, हल करना सीखना था कैसे निकलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, x + 2y बराबर में कितना है? 3 है ना। इसका हमें हल निकालना है, x y का मान, वो सारे मानों को पता करना है जो इसको संतुष्ट कर दे, बात खत्म। ठीक है, इसके लिए हमको इधर भेजना है, x बराबर में 3 - में 2y, 3 - में 2y। ठीक है जी, तो x बराबर में 3 - में 2y। अब यहां पे हमें क्या करना है? बॉक्स एक बना लेना है। ठीक है, यहां पे एक बॉक्स बना लेना है, और यहां पे रहेगा x और यहां पे क्या रहेगा? y। अब अपने मन से आप मान रखना चालू करिए। ठीक है, आप y का मान रखिए, क्योंकि देखिए यहां पे दो ऑप्शन था आपके पास, x + 2y बराबर 3। आप चाहते तो इसको भेज देते, तो 2y को इधर रखते तो 3 - में x हो जाता। ठीक है, तो यहां हो जाता 2y, फिर y बराबर करते तो यहां होता 3 - में x बटा में 2। आ रहा है समझ में? तो y बराबर में 3 - x बटा में कितना हो जाएगा? 2।
तो यहां पे थोड़ा देखो x का मान y का मान x पर निर्भर करता है, तो x का मान यहां रखते जाएंगे, y का मान क्या हो जाएगा, निकलते जाएगा। बात बुझा रहा है? तो इस तरह से ये जटिल हो गया, ये आसान हो गया। यहां हमने 2y को उधर भेज दिया, 3 माइनस में 2y। अब आप y का मान रखते जाइए और x का मान निकालते जाइए, अपने मन से स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगे वही रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि कुछ रखिए नहीं। आप यहां रखोगे भैया, जब y बराबर में मान लो 0 रख रहे हो, 0, तो हो जाएगा x बराबर में 3 माइनस में 2 गुणे 0। तो x बराबर में 3 माइनस में 0 में 2 से 0, x बराबर में कितना होगा, 3। जब हम y का मान रखेंगे 0 तो x का मान मिलेगा 3। समझ में आ रहा है? फिर बात करते हैं, जब y बराबर हम रख लेते हैं 1, समझ में आ रहा है, y बराबर 1, इसलिए x बराबर में 3 माइनस में 2y। तो x बराबर में 3 माइनस में 2 गुणे y का मान कितना होगा, 1, और x बराबर में हो जाएगा 3 माइनस में 2, यानी x का मान कितना होगा भैया, 1। तो जब हमने y का मान कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, तो x का मान भी कितना निकल के आया, 1। इस तरह से हल निकल गया, और जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2-2 निकालना ही सीखना है, बस उससे ज्यादा नहीं निकालना सीखना है। निकालने के लिए हम अब रखे, अपने मन से रखिए ना, 3 रखिए, y के मान 3, y के मान 4, y के मान 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक ना? आ रहा है नींद, बुझा रहा है ना? रखते जाओ, मान निकलते जाएगा। कर लोगे क्लियर? समझ में आ गया? दे दूसरे को बनाओगे अभी? चलो इसको नोट करो और थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो तो फटाक दे। इसमें 3 होगा, 2 हल निकालिए। चलिए यहां एक देखिए, हम एक बनाते हैं। अब हम बनाएंगे तो हमसे आंसर मैच मत करिएगा, इसलिए क्योंकि आप कुछ अलग माने होंगे, हो सकता है हम उस चीज को उतना ना माने हो, क्योंकि हलों की संख्या तो असीमित है ना। एक निकालते हैं, एक नंबर को ही निकालते हैं, x प्लस 3y बराबर में माइनस का 8। इतना कंफर्म हो गया, जो अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, और यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y, तो x बराबर में हो जाएगा -8 माइनस का 3y। अब यहां करना है, जब y बराबर एक बार रखिए 0, y बराबर यहां रखिए 0, तो यहां होगा x बराबर में -8 माइनस 3 गुणे y का मान 0। x बराबर में -8 माइनस 0, क्योंकि गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, -8, y का मान 0, x का मान -8। सही है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो इस सारे मानों को इसमें रख के पुट कर लीजिएगा। x की जगह रखिए -8, प्लस में 3 गुणे y का मान रखिए 0 बराबर में -8, यानी होगा -8, 3 में 0 से 0 बराबर में -8, यानी कि -8 बराबर में -8। ये दोनों बराबर है, अर्थात आंसर बिल्कुल सत्य है। क्लियर है? इस तरह से हम बाबू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़िए, एक और लीजिए, जब y बराबर में कितना, 1। और एक बात हम आपको अभी गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप बनाने का तरीका कुछ अलग रखिएगा। आप कोशिश करिएगा जो भी मान हम पुट कर रहे हैं वो 0 पुट करने से कोई मान आ जाए, माने 0 पुट करिए पहले, आना ही तो ये भी कोशिश रखिए कि 0 रखें और कोई पॉजिटिव मान आए, पॉजिटिव मान आएगा तो इसका बहुत बड़ा हम लोग फायदा उठाएंगे ग्राफ में। अगर आप मान रखना आ गया, आपको मान अच्छा से रखने मतलब रखना आ गया, माने मान स्वच्छ मान रखिए, अस्वच्छ मान उठा लीजिए। माने बट्टा में मान ना रखिए, बट्टा में भी आएगा तो फिर दशमलव में फिर गड़बड़ होगा, परेशानी और बढ़ेगी। रूट में आएगा तो और परेशानी होगा, समझ रहे हैं ना। माइनस में भी आए, प्लस में आए, स्वच्छ मान आए, लेकिन उसमें भी कोशिश करना है कि पॉजिटिव मान आए। वैसे ही सोच, क्योंकि आप सोच लोगे पहले ही ये क्या रखेंगे तो क्या आएगा। जैसे यहां रखा गया है -8 आ गया, ये भी एक स्वच्छ मान है, माइनस में है, पूर्णांक है, ठीक है। y बराबर 1, अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं क्या है, क्या रखते जा रहे हैं जो मन में आ रहा है, लेकिन इसके बाद जब आप सवाल बनाना
तो कोशिश करना इसमें सारे मान पॉजिटिव आए और वह सारा मान 10 से कम का भी होना चाहिए। ये नहीं कि 80 90 100 लाने गए, ऐसा नहीं, मैंने 10 के नीचे हो और धनात्मक हो। तो इसे जानते हो क्या होगा, आप सभी को थोड़ा सा आइडिया दें। चतुर्थांश पढ़ेंगे आप, निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े 9th क्लास में, 10th में भी पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर है। तो जब पढ़ोगे ना तो इसमें प्लस प्लस होता है। अगर सारे मान प्लस में आएंगे तो एक्स वाई के हिसाब से जो बिंदु रखाएगा ना वो सारा इसी में आएगा, इसी में आएगा, इसी में आएगा। तो इसमें काम करना काफी आसान है, अच्छा है, विशेष टेंशन की जरूरत उसमें नहीं है। बुझा रहा है? तो इसलिए इस एवज में हम बोल रहे हैं कि आप लोग पॉजिटिव मान लाने का प्रयास करिएगा। बुझा गया पॉजिटिव मान लाने का मकसद? अब देखिए जब y बराबर 1 है तो x बराबर होगा माइनस का 8 माइनस में 3 गुणे y का मान 1। x बराबर होगा माइनस का 8 माइनस 3, x का मान कितना? गलती हो रहा है जी, गलती हो रहा है, सही है? हाँ ठीक है ठीक है। x बराबर माइनस का 11, तो यहां पे y का मान 1, x का मान कितना? 11, माइनस 11, सॉरी माइनस 11। दैट शिट, खत्म। आया समझ में? क्लियर हो गया सबका? अब आगे हम दे देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आप घर से बना के लेके आइएगा, ठीक है? लिख लीजिए। तीन एक्स प्लस वाई बराबर में 5। सबका दो दो हल निकालना है बाबू। बस इतना ही रहने दो। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म डैश देकर लिखो। तो इसमें वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसमें पैराग्राफ संख्या लिखना है, जहां x तथा y कोई चर है, x तथा y कोई क्या है बाबू? चर है। x तथा y कोई चर है तथा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई अचर है, तथा a1 does not is equal to 0, b1 does not is equal to 0, c1 नहीं, a2 does not is equal to 0, b2 does not is equal to 0। ये वाली कहानी है। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।
जहां x कोई चर है तथा a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई अचर है। उसके बाद नीचे हो गया सबका। अब समझो बोर्ड पे थोड़ा, जिसका नहीं भी होगा वो भी समझो, बाद में लिखना, लिखने का समय देते हैं हम। जैसे अब सुनो क्या करोगे इसमें बाबू, कल जो था कल हम आपको जो पढ़ाए वो उसमें पढ़ाए दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म नहीं था। युग्म माने होता है जोड़ा। जब एक साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो उसे बोलेंगे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। जैसे में कल जो था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 था, अगर फिर इसके जैसा एक और लिख देते हम ax प्लस एक और इसके जैसा व्यापक रूप लिख देते तो आप बताइए पहचान पाते का जो कौन ए है कौन बी है। ए कहते तो कहते इसमें गए सर की इसमें गए, बात बुझा रहा है। इसलिए पहले आया है तो a1 b1 c1 और यहां a2 b2 c2 और दोनों मिलकर बना दिया युग्म, तो इसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। पहले से दो चर रैखिक समीकरण था कि नहीं था, और जब एक साथ दो आ जाएगा तो उसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसलिए लिखवाए हैं जब ऐसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होता है, दोनों एक साथ इतना का रूप का होता है, उसे दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और यहां कहानी x y चर है और a b c और a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई अचर है, और आप देख रहे हो इसको लिखा गया इसलिए a1 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a1 अगर 0 हुआ, अचर में भी 0 हुआ तो समझ जाओ x को खा जाएगा। जब x को खा जाएगा तो फिर यह युग्म नहीं बना पाएगा, क्योंकि एगो बच जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण और एगो हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर हम नहीं कह पाएंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, कह पाएंगे नहीं। तो सर x को भी बचाना है, y को भी बचाना है, तो x y को जो बचाना है तो a1 b1 c1 का मान 0 का बराबर नहीं होना चाहिए, a1 b1 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी a2 और b2 को सॉरी x और y को बचाना है। तो जब x और y को बचाओगे तो आप बताओ मुझे a2 और b2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो 0 होगा तो x को गायब करेगा, y को गायब मतलब y को खत्म करेगा यहां से, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह पाएगा। बुझा गया इसका मीनिंग। जैसे में बात करें अगर हम तो एक साथ दो समीकरण लिखिए, प्लस में 8 बराबर में 0 और यहां 3x माइनस में 2y प्लस का 5 बराबर में 0। आप इसे कह सकते हैं ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि एक साथ दो चर वाला रैखिक समीकरण आया है। इसमें समीकरण 1 होगा, इस समीकरण 2 होगा। क्लियर है, बुझा गया। इसके अलावा 5x प्लस 3y बराबर में 8 और यहां 3x माइनस में 2y बराबर में कितना 6। ये रहा सर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। a1 b1 c1 का बात करें इसमें तो बताओ क्या होगा, a1 का मान b1 का मान c1 का मान, मने हम मान लिए हैं कि समीकरण 1 है, आज समीकरण 2 है। अगर तुम चाहो तो इसको कहो जी सर इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, कोई मना नहीं कर रहा है। इसको मानो समीकरण 1, मानो समीकरण 2। अगर समीकरण 1 मानोगे तो उसमें तुम्हारा a1 b1 c1 होगा, समीकरण 2 जिसको मानोगे उसमें तुम्हारा a2 b2 c2 होगा। ये निकालने एकदम आना चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इसको नहीं जानोगे तो बहुत ऐसा सवाल तुम नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें a1 b1, इसमें बताओ तो a1 का मान, अगर समीकरण इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो a1 का मान बताओ, b1 का मान, c1 का मान -8 माइनस हमेशा बराबर में लाकर हमें a1 b1 c1 देखना होता है, क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या है, लास्ट में बराबर में 0 है, यहां बराबर में 0 थोड़ी है। माने इसके जैसे बनाओ तब a1 b1 c1 का बात करो। बताओ समीकरण 2 में a2 का मान बताओ, अब b2 का मान बताओ -2 और c2 का मान बताओ माइनस। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको निकाल लेना चाहिए, निकाल लेना पड़ेगा। और देखो एक और लिखते हैं, मान लो 2x प्लस 5 बराबर में 5y बराबर में 0 और यहां हो जाएगा 3x माइनस -3x माइनस में 2y बराबर में 0। अब मुझे बताओ समीकरण 1 और 2 देख रहे हो, क्या दोनों मिलकर समीकरण युग्म बना रहा है? बना रहा है। तो a1 का मान बताओ, b1 का मान, c1 का मान 0, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, कोई दिक्कत? बुझा गया। अब इसका हम पढ़ेंगे हल, नोट करिए।
पिछले हम दो क्लासों में पहले जाने थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, क्लियर है। उसके बाद जाने थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। कल हम लोगों ने जाना, कल के क्लास में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जाने थे ना। जब कोई समीकरण का व्यापक रूप अगर इतना के रूप का रहेगा तो उसे हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और जब ऐसा नहीं दो समीकरण एक साथ आ जाएगा तो वह जोड़ा बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके जैसा एक और लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखो, जब इसके जैसा लिखेंगे, इसके जैसा व्यापक रूप लिखेंगे, तो फिर मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि ए बोलेंगे हम, ए बताओ, तो तुम कौन इसमें का ये समझेगा कि इसमें का ये समझेगा। इसमें अंतर उत्पन्न करने के लिए यहां पे पहले हाई लिखे हैं, तो 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। किसी भी समीकरण का केवल a1 b1 c1 ही बदलेगा, a2 b2 c2 ही बदलेगा, x y हमेशा रहेगा। क्योंकि x y जब बदल जाएगा, गायब हो जाएगा, तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण वो नहीं कहला पाएगा। बुझा रहा है बात। तो आपको हमने कल बताया कि वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है, तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। क्लियर है सबको। आज हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। हल चार प्रकार का होता है। अब चारों प्रकार में पढ़ना हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। लिखिए तो बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। 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 बोलें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ठीक है। अब आपको हम जरा बताना चाहेंगे, कल आप लोग एग्जाम्पल तो लिखवाए थे ना, ऐसे दो समीकरणों को दे देकर। बोलिए, कल के क्लास में इसका बात जिक्र हो चुका है ना। यहां 5y माइनस 3, यहां पे 3y प्लस 4 बराबर में कितना, 0। आप बताओ, दोनों मिलकर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है ना। अब इसके हल का मतलब क्या है? इससे पहले वाले का हल का मतलब क्या था, पहले उसको समझिए। समझा चुके हैं, फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, तब उससे जोड़कर इसको बताएंगे। पहले हम लिख रहे थे सिर्फ और सिर्फ एगो समीकरण। बोलो बाबू, ऐसे लिख रहे थे ना, तो इसे कहा जा रहा था दो चर वाला रैखिक समीकरण। और जब दो चर वाला रैखिक समीकरण दुगो आ रहा है तो उसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं ताकि आप युग्म में और दो चर वाले रैखिक समीकरण में अंतर समझ सको। युग्म में दो गो रहेगा, ऐसे समीकरण में
एगो रहेगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें इसका जो हल था अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मतलब x और y का बहुत सारा मान मिलेगा जो इन समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x y के जितने मान होंगे सब इसके हल कहलाएंगे। निकालना आपको सिखा दिए। आज आप जो होमवर्क बना के लाए हो वह इसी का हल बना के लेके आए थे ना। अब हम इसका हल के बारे में बात करें तो हम कहेंगे इसमें भी चर x y का ही मान निकालना है बाबू, इसमें भी x y का मान ही निकालना है, और वह x y का मान ऐसा होना चाहिए जो इसको भी संतुष्ट करे, इसको भी संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब पता है ना कि LHS बराबर हो जाए RHS के, माने जो x y का मान होगा उस x y के मान को अगर इसमें रख दें तो इसमें भी तराजू का पलड़ा बराबर हो जाए, मतलब इधर 0 आ रहा है इधर भी 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए, और उसी x y के मान को इसमें रखेंगे तो इसमें भी 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो कहेंगे जो वह उस x y के मान को हम कहेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है। बताइए, बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको हल करने की सर थोड़ा बताइए ना, क्या इसमें कितने हल हो सकते हैं? तो देखो, समीकरण युग्म के नेचर पर डिपेंड करता है। ये समीकरण युग्म जो साथ साथ है वो किस नेचर का है। जब नेचर का हो जाए, अलग अलग नेचर का में अलग अलग कंडीशन बना हुआ है। कुछ समीकरण युग्म ऐसे होंगे जिनका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक एक एक्स वाई का मान पूरे संसार में एक्स वाई का एक एक मान मिलेगा, एक एक्स एक वाई का ही मान मिलेगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसके अलावा कोई मान उसको संतुष्ट नहीं करेगा, कोई उसका हल नहीं होगा, एक एक हल होगा जो एक एक एक्स वाई का मान होगा जो संतुष्ट करेगा। तो कहेंगे एक एक ना हल हुआ। अब कुछ ऐसे समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं होगा, एको को हल निकलवे नहीं करेगा। कुछ ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो तीन गुण नेचर का है। तो सर कैसे पहचानेंगे जी कि किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, किस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, किस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा? कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम बताएंगे। फिलहाल आप जो हम बताना चाहते थे ये दो चरवाला समीकरण युग्म का हल, वो आप हल समझ गए। जैसे इसमें हम पूरे खुलेआम कह रहे थे कि दो चरवाला समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसमें हम नहीं कहेंगे। बोल दिया अभी ना कि कुछ ऐसे दो चरवाला समीकरण युग्म होंगे जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका केवल एक हल होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आपको भी आइए रहा होगा ना, इतना ध्यान से जो देख रही हैं आप, क्या आ ही रहा होगा? बढ़े आगे। अब आप पॉइंट बना के लिखिए, चाहे जो आप लिखे हो ना जहां तक, यहीं से पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः चार विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः चार विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः चार विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बाबू? एक नंबर में ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा जो होगा वो होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और जो चौथा होगा वो होगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये चार विधि है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने का। चार विधि। पहला विधि कौन है? ग्राफीय विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। आप इसको फटाफट से नोट करिए। नोट हो गया? अब देखिए, सुनिए, समझिए ध्यान से। माने इसमें क्या होगा ना, दोनों समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। आप कहेंगे सर ग्राफ कैसे खींचेंगे? जो आप कल तक हल निकाल रहे थे ना,
जो हल निकालना आपको सिखा रहे थे ना, आज जो होमवर्क में बना के लेके आए हैं ना, जो ये समीकरण हो रहा था जैसे कि x + 5y बराबर में 8, बोलो भैया, और आप इसका दो हल बॉक्स में निकाल के लाए थे कि नहीं लाए थे? उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तो देखिए दो गो समीकरण रहेगा, आप दो चररेखीय समीकरण युग्म के हल का बात कर रहे हैं, तो दो गो समीकरण रहेगा, दोनों से दो दो गो हल निकालना है। पहला समीकरण से दो गो हल, दूसरा समीकरण से दो गो हल। हल को ग्राफ के कॉपी में नंबर को प्लॉट करके, ग्राफ के कॉपी पे आपको पता होना चाहिए, ऐसे होता है ना बाबू, माने समझिए इस विधि से कैसे हल होता है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। यहां पे हो गया नंबरिंग होता है, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 होता है ना जी, ऐसे आप नंबरिंग करते हो। उसके बाद से जो नाम, जो यहां पे नंबर आए होंगे, जो आप हल निकाले होंगे, उसको लेकर x जो x के सामने होगा, x पर देखोगे, जो x पर वो कहां है, y पर देख के उस बिंदु का निर्धारण करोगे। दो बिंदु जहां जहां निर्धारण होगा उन दोनों बिंदुओं को तुम क्या करोगे बाबू, मिलाओगे। मान लो दो बिंदु ऐसे है, तो एक समीकरण से तुम ग्राफ खींच दिया, तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। एक समीकरण से ग्राफ हो चुका है। दो गो हल जो निकाले हो, बस उसी को नंबरिंग को प्लॉट करके ग्राफ खींचना है। हम बता रहे हैं केंगन, देखो पूरा करके बताएंगे, एकदम नहीं घबराना है। पहले हम समझा रहे हैं इसका हल होता कैसे, ग्राफीय विधि से कैसे एक्स वाई का मान निकल जाता है। ठीक है, तो एक समीकरण से हल हो गया, फिर दूसरा समीकरण से आप हल निकाले होंगे, दूसरे समीकरण के हल से फिर ग्राफ खींचोगे। वो मान लो दो बिंदु, एगो यहां आया, एगो यहां आया। अगर यह समीकरण युग्म से काट रहा है, काट दिया, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर दिया, तो जहां पे काटेगा वहां से देखो एक्स पर कहां जाके गिर रहा है, लंबवत दूरी कहां है, और वाई पर लंबवत दूरी कितनी है, वहां के एक्स और वाई का मान को उठा दोगे और वहीं आपका इस समीकरण के लिए हल हो जाएगा। मतलब यह जो बिंदु होगा, एक्स वाई का बिंदु, जो मान यहां आएगा, वह इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि वह दोनों रेखा पर वह बिंदु आया है, तो दोनों को संतुष्ट करेगा। क्लियर है? तो उसी को जब जो संतुष्ट करेगा, अगर सर ये दोनों नहीं काटा, तो जब इसका ग्राफ दोनों बिल्कुल नहीं काटेगा तो समझ जाना उसका कोई हल नहीं है। सर कब नहीं काटेगा? मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ एक वैसे जा रहा है, आप बताओ दोनों समानांतर हो गए कि नहीं हो गया? दो समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती है, तो कभी नहीं काटेगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो कहेंगे वो जो समीकरण युग्म रहेगा, कहेंगे उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब एक ऐसा समीकरण होगा, कोई एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें दोनों समीकरणों से ग्राफ एक ही लाइन पर जाएगा, एक ही लाइन पर चल जाएगा। तो जब एक ही लाइन पर चल जाएगा ना, तो आप बताओ मुझे, यहां एक बार काटा है एगो बिंदु पर, तो एगो हल बना है। हई जब एगो रेखा दूसरे पर जब ऊपर ओवरलैप करके जा रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर एक रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरे रेखा का प्रत्येक बिंदु को बार बार काट रहा है। इतना बार काट रहा है कि तुम अनुमान गिन नहीं सकते हो। बोलो, तो जब अनेक बार काटेगा तो उसके अनेकों अनेक हल होंगे। जो बार काटेगा तो वो हल, जो बार काटेगा तो वो हल। अगर एक बार काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो एगो हल। अगर एगो लाइन पे हो जाए तो उसको हमेशा हर एक उसका एक बिंदु दूसरे बिंदु को हर एक जगह पर काटेगा, अनेकों बार काटेगा, तो उसके अनेकों हल होंगे। तो इस तरह से ग्राफ से हम पता कर लेते हैं जिस समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी माने प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। प्रतिच्छेदी है तो उसका एगो हल होता है। जिस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है वह एक समानांतर होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। और जिस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे पर एक एक रेखा पर दोनों रेखा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समझ में आया? तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर कोई भी समीकरण आप दीजिएगा तो हम तो ग्राफ खींचेंगे तभी पता चल पाएगा जो उसका हल काटेगा कि नहीं काट रहा है, क्या करेगा, प्रैक्टिकल तौर पर होगा। लेकिन उससे पहले एक और विधि व्यवस्था बना दी गई है, जिस विधि के व्यवस्था के द्वारा आप बस थोड़ा सा ध्यान देना है और समीकरण युग्म को देख को पहचान लोगे जिसका ग्राफ कैसा आएगा। और जब ग्राफ पता चल जाएगा तो हल भी पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर बोल रहे हैं ना? अगर ग्राफ तुमको पहले ही पता चल गया, शकल देख के एक समीकरण युग्म जैसे मान लिख लो, x + y = 8 लिख रहे हैं, x - y = 7 लिख रहे हैं, और हमको पता चल गया इन दोनों को देखकर जो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, मान एक जगह पर काटेगा तो अभी हम तो समझा दिए, एक जगह काटेगा तो कौन हल होगा? तो हम नहीं कह देंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। बोलो, अगर पता चल जाए इसको देखकर ये नहीं काटेगा,
तो अभी सोच रहे होंगे सर जो बार बार बोल रहे हैं कि देख के पता चल जाता, बताइए ना देख के हम कैसे पता करें, ये ना बता रहा है मन में। तभी सुनिए, धीरे धीरे वो भी बता देते हैं। या आप देख के कैसे पता करोगे कि किसका ग्राफ कैसा होगा, पहले ही समझ लो। देखने से अगर पता चल जाए कि इसका ग्राफ संपाती है, संपाती माने एक दोनों रेखा का ग्राफ एक ही लाइन पर जा रहा है, तो हम कहेंगे जो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बुझा गया? तो क्या है व्यवस्था उसको हम बताते हैं। उससे पहले आप ग्राफीय विधि को हेडिंग लगाइए ताकि हम बता सकें कि ग्राफीय विधि कहते किसे हैं, उसी में इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, 1 नंबर हेडिंग लगाओ बच्चा पार्टी, ग्राफीय विधि। हो भगवान, ग्राफीय विधि लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि हल करने की वह विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि हो गया, वह विधि जिसमें दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर किया जाता है, हल किया जाता है। दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर हल किया जाता है, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर हल किया जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? ग्राफीय विधि कहा जाता है। क्लियर है? बोलो बाबू, क्लियर हो गया यहां बात? ये ग्राफीय विधि। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक ना? अब जरा थोड़ा मेरा बात सुनो। अब मान लो एक समीकरण हम लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 3 है, एगो x प्लस वाई बराबर में समझो कि कितना 1 है। इस समीकरण का हमें ग्राफ खींचकर हल करना है, इसका हल क्या होगा, मतलब एक्स वाई का वो मान बताना है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, अब मन में वो इच्छा लग रही सर पहले ही पता चल जाता तो बड़ा बढ़िया रहता, क्या होगा, ठीक ना? लेकिन अभी हम बिल्कुल अनजान बन के इसे ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना? 3 गो हम क्वेश्चन हमको पता है, ये 3 गो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और 3 क्वेश्चन में तुमको 3 प्रकार के जो बात हम बोले हैं ना, वो तुमको हम पहले दिखाते हैं, तब ओकरा बाद से बताएंगे कि इसको बिना ग्राफ खींचे भी पता कर सकते थे कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका संपाती होगा, इसका समानांतर होगा। आ रहा है बात समझ में? तो पहले आप थोड़ा कूदिए, पहले उछलिए, पहले पूरा बात को का खंगालिए, ओकरा बाद से हम ट्रिक समझेंगे। पहले ही ट्रिक समझ जाएंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 3 गो, पहला उदाहरण आपके सामने हम ले चुके हैं बच्चा पार्टी, और इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना? फिर दूसरा उदाहरण लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, तब आपको हम बताते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, इसको मान लो भैया समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। आप चलो समीकरण 1 से, समीकरण कितना से? 1 से, ठीक ना? यहां पे हमको माइनस करना पड़ेगा, यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा। अब सही है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके सामने है, x प्लस वाई बराबर में कितना? 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस में y, उधर भेज दिए। जैसा हम कल परसों कर रहे थे वह बता रहे हैं, कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं इधर। हाई x है, y है। सोचो, y का मान रखोगे 0, x का मान आ जाएगा 3। सोचो सोचो, y का मान 1 रखोगे, x का मान तुम्हारा 2 आ जाएगा। सोचो, सही बोल रहे हैं? अगर तुम यहां पे जब जब वो नहीं लिखना चाहता है तो यही सोच सोच के लिख दोगे, तब कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा समय बच जाएगा। समीकरण कितना से बाबू? 2 से। समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 1।
तो x बराबर में होगा 1 प्लस वाई। x बराबर में काउची कुछ ना, यहां बॉक्स बनाएंगे, बनाएंगे ना। सोचो बच्चा पार्टी, एक्स वाई का मान सोचो, x का मान बताओ मुझे, सॉरी y का मान बताओ, रखोगे 0 आ जाएगा 1, बताना। अगर तुम y का मान रखा बच्चा 1 तो x का मान आएगा 2। अब ये पता चल गया, इसमें भी सर 2 1, इसमें भी 2 1, मतलब ये रेखा, इससे का जो रेखा होगा वो 2 1 से जाएगा, ये भी 2 1 से जाएगा, तो दिख रहा है एकदम काटेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम करके दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए हम काम करते हैं, ग्राफ का तो हमारे पास कॉपी नहीं है भाई ना, लेकिन हमारे पास एक कोई व्यवस्था है जिसका हम थोड़ा सा प्रयोग करना चाहेंगे। ऐसी लाइन है, ठीक ना, दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को। चलो तो यहां पे इस लाइन पर, क्योंकि इसमें ग्राफ का कुछ फीलिंग आ रही है, इसलिए हम इसको चुने हैं, ठीक ना, बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, एक्स होगा, हाई एक्स होता है, हाई एक्स डैश होता है, हाई का होता है वाई होता है, वाई डैश होता है। एक और आपको थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहेंगे। देखिए एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्स वाई का मान पॉजिटिव 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 सब जगह पॉजिटिव आया ना, तो 0 आया है, माइनस में तो कोई नहीं ना आया है, तो माइनस में जब नहीं आया है तो आप इसको सिर्फ इसमें काम करेंगे तब वो हो जाएगा, क्योंकि आप 9th क्लास में इतना तो पढ़िए के आए होंगे, जो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है कि नहीं होता है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, अगर सारे पॉजिटिव है तही में होगा। तो इस चीज को, इसका ग्राफ हम जानते हो कैसे बना सकते थे, इसका ग्राफ हम अब कैसे बना सकते थे, जबकि हमको पता चल गया कि एक एक में सब वेरी करेगा। तो इसके लिए हम काम कर सकते थे, इस बिचारे को और हैने बढ़ा देते, बोलो बच्चा, और इसको नीचे ला देते, तो देखो अब कैसे हो गया। मतलब सर आप एक्स डैश को छोटा कर दिए, इस क्षेत्र को हटा दिए, इसलिए हटा दिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या नहीं ना है, नहीं ना है, हाँ नहीं है, आप पे ध्यान हमारी बनी हुई है, ठीक ना। जब आपका भाग साथ दे दे, जब हम आपके पास आ जाएं, ओकरा बाद से कमाल हो ही जाएगा कुछ पूछना नहीं है, एकदम आपका भाग प्रखर हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक ना, घबराइए नहीं। क्या जी गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई कसर छोड़ रहे हैं, बताइए हम कोई कमी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें और चीजों को समझ के सीख लें। हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए, और आप ही नहीं सीखिएगा तो फिर हमारे बोलने का, यहां डांस करने का कोनो मतलब है नहीं ना। चलिए इतना समझदार हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बुझा गया ये कहानी है। अब मान को उठाते हैं और रखते हैं कहां कहां है, इसमें यह काम आपको ग्राफ के कॉपी में करना है, ठीक है। आइए देखिए सर, याद कर लीजिएगा, पहला में 3 0 और 2 1, मतलब पहला में है 3 0 और कितना है 2 1, क्लियर है। x 3 0 x अक्ष पर होगा, तो x पर 3 और y पर 0, टुक 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 टुक, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, बोलो ना, अरे y पर 0 x पर 3 ना, y पर 0 x पर 3, तो 0 पर आके खड़ा हो जाइए, x पर 3 पर और 0 पर खड़ा होइए, यह जाएगा तो कहां इससे मुलाकात होगा, यहां मुलाकात, 3 पर मुलाकात होगा, क्योंकि 3 तक रुका हुआ है, वो काम खत्म। अब इसको लिख देंगे हम 3,0, राइट, कोई दिक्कत है। इसके बाद बात करेंगे हम 2 1, तो x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, x पर 2 पर खड़ा हो जाइए, y पर 1 खड़ा हो जाइए, दोनों टुक 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 जब चलेगा तो यहां मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 2,1। बोल बच्चा, इसको मिला दो सर, इसको मिला दें, एकदम मिला दो बच्चा, मिला दो, मिला दिए। जब इसको मिलाए तो आप क्या पाए, एक रेखा पाए, पाए ना जी। और रेखा किसका समीकरण होगा, x प्लस वाई बराबर में कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 3, क्लियर है।
अब दूसरा समीकरण का आप जो मान निकाले हुए हैं उसको देखिए सर। दूसरा समीकरण का मान कितना है? 1021। बोलो बाबू, है कितना? 1021। तो 10 मतलब x पर 1 और y पर 0, तो हेजिकेन हो जाएगा। तो 1 का मान 0 हो गया इसका, और 2 का मान 1 एक बार यही पर आ जाएगा। आ रहा है ना? इसका ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो कैसे? ऐसे इसका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ है? x माइनस वाई बराबर 2। बोल बच्चा, ये कहां काटा? कहां काटा? जहां पे काटा उसका नियामक बनेगा यहां पे टक टक 2,1। तो यहां पे 2,1 पर काटा, तो x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? 1। यही हमारा सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। और यह एक्स वाई का मान ऐसा है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। सर जरा बताइए, x प्लस वाई बराबर 3 पहला समीकरण था, और x माइनस वाई बराबर में 1 दूसरा समीकरण था कि नहीं था? था। x का मान आप कितना पाए हैं? 2। y का मान कितना पाए हैं? 1 है ना, बराबर में 3। तो 3 बराबर 3 आया कि नहीं आया? संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कौन दिक्कत है इसमें? आइए सर, x का मान रखिए 2, y का मान रखिए 1 बराबर 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर है कि नहीं है? दोनों समीकरणों को संतुष्ट किया कि नहीं किया? तो इसका हल हो गया, खेल खत्म। अब इसके बाद हम ऐसा सोचा समझा उदाहरण लेंगे जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा, बल्कि दोनों एक ही लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ऐसा समीकरण लेंगे हम सोच के जिसका ग्राफ कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। उसके बाद से हम आपको कह देंगे कि तुम कोई भी समीकरण अपने मन में सोचो, 2 गो लिखो, और देखना या तो तीनों में से कोई एक ही होगा, उसे ग्राफ खींचो, तुमको खुली छूट रहेगी। तुमको जो समीकरण युग्म में लिखना चाहते हो लिख लो, और उसे ग्राफ खींचो। खींचोगे तो या तो वह प्रतिच्छेदी में या तो ऐसा आएगा, न तो समानांतर आएगा, न तो संपाती आएगा। ओकरा तीसरा के अलावा चौथा संसार में कोई नहीं आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आज हम तब इतना ही बता पाएंगे, कल दूसरा उदाहरण लेकर आपको हम समझाएंगे जिसमें क्या होगा, संपाती और समानांतर। और उसके बाद उसका ट्रिक देखना बताएंगे, जो खट दे बस यूं एक नजर मारिए सर और पता चल जाएगा ये क्या है, जैसे हम देख रहे हैं अभी, जिसका पहले ही हमको पता था कि प्रतिच्छेदी होगा। तभी ना सोच के लिखे हैं जी। वैसे समीकरण आपको लिखना भी सिखा देंगे सर। आप भी सोच के ऐसा लिख दोगे कि उस ग्राफ कहोगे इस प्रतिच्छेदी लिख रहे हैं तो प्रतिच्छेदी होगा, संपाती लिख रहे हैं तो संपाती होगा, समानांतर लिख रहे हैं तो समानांतर ही होगा। सीखना चाहते हैं ना? तो जितना पैसा आज बताइए, कोई दिक्कत है? अगर हम आज इस पर दिए हैं, आपको समझाए हैं, तो इसी पर आपको होमवर्क दे रहे हैं। 2 गो समीकरण युग्म दे रहे हैं, एगो समीकरण युग्म एगो मतलब 2 गो सवाल दे रहे हैं, और दोनों सवालों को घरे जाके ग्राफ के कॉपी खरीदना है। अगर नहीं है तो 5 रुपए 10 रुपए जेंगा हो ना, खरीदना है और उस पर पेंसिल से उसको बनाना है। बनेगा ना? और हम सोच समझ के दे रहे हैं कि वो प्रतिच्छेद ही करेगा, और एक्स वाई का मान निकालना है। और एग्जाम में आप यकीन मानिए सर, सबसे ज्यादा अगर पूछा है ग्राफीय विधि से हल, पूछना तो तय है 5 नंबर में आएगा, उसको बर्मा भी नहीं काट सकते हैं। अब हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं भगवान को ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि 2011 से लेकर अभी तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें ग्राफ ना पूछा हो, वो भी 5 नंबर में। तो ये तो पूछना तय है, और उसमें सबसे ज्यादा पूछा है तो वह प्रतिच्छेदी ही पूछा है, ऐसा ही पूछा है जिसका ग्राफ एक दूसरे को जरूर काटा है और एक्स वाई का मान निकला हो, ऐसे पूछा है। क्लियर है? मन खुश है ना आप लोगों का? समझ में आया है? तो सर उसको नोट करिए, होमवर्क दे रहे हैं हम आज के लिए। धन्यवाद। देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल बताए थे। उसमें हमने 4 गो विधि बताए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। उसमें से 1 नंबर का बात कर रहे थे हम लोग, ग्राफीय विधि। बोलो बाबू, सही बोल रहे हैं हम? ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि में हमने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहता है, दोनों का पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक ना?
दोनों को एक रेखा, एक लाइन, दो हल निकालकर एक रेखा, और वह रेखा एक दूसरे को जहां पे काटता है, ठीक ना, वह उसका हल कहलाता है, यही ना। कुछ ऐसे समीकरण युग्म हम बताए थे जिसको एक जगह काटेगा, एक बार काटेगा। कुछ ऐसे समीकरण था जो एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप हो रहा था, और कुछ ऐसे समीकरण थे जो जिनके ग्राफ कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यही बात हम बताए थे। उसमें से एक जो पहला था जो एक बिंदु पर काटेगा, उसके लिए हम बात आपको स्पष्ट कर दिए थे, बनाए थे समीकरण को लेकर। अब हम आज दो ऐसे समीकरण युग्म लेंगे जिसमें से एक जो होगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, और एक जो होगा एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा होगा। ऐसी स्थिति को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, समझ में आया हम कहा कह रहे हैं और कहां तक आपको बताए थे? यही ना बात थी पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हमने कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लिख रहे हैं। यहां पे 3x + 5y = 7 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, और इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना, इसका दो हल निकालेंगे, इसका दो हल निकालेंगे, दोनों ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिनका ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, तो उसको कहेंगे यार प्रतिच्छेदी है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है। इस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी है, मतलब काट रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले दूसरा बात बताए थे, कुछ ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिनके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होंगे, ओवरलैप मतलब कर देंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, ओवरलैप हो गया, इसको बोलते हैं संपाती। एक ही रेखा पर है तो संपाती। और कुछ ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिनका ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, समानांतर होगा। अब इसी को पहचानना था कि सर ग्राफीय विधि से जब हम हल कर रहे होंगे तो कुछ स्थिति ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। हमने कहा था हम एक समीकरण युग्म ले रहे हैं जिसका हल निकालते हैं, ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं क्या होता था। हमने प्रतिच्छेदी वाला ले लिया था, उदाहरण आपको समझा दिया था, और वहीं आपको घर से हमने दिया था, आप बना के लेके आए हैं, ठीक है, समझ गए हैं प्रतिच्छेदी वाला। और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो प्रतिच्छेदी वाला ही पूछा गया है, जो पूछा गया वो आप सीख चुके हो, ठीक ना। दूसरी बात, संपाती वाला आज हम करते हैं, बना के दिखाते हैं, और समानांतर वाला दिखाते हैं। इसके बाद से हमने ट्रिक बताने को बताया था कि सर किसी भी समीकरण युग्म में अगर ग्राफ खींचेंगे तब हमको पता चल रहा है अभी तक कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समानांतर है, कौन संपाती है। इसके बाद एक ट्रिक के माध्यम से, एक टेक्निक के माध्यम से हम ये बात पहले ही देख के पता कर लेंगे कि किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, किसका समानांतर होगा, किसका संपाती होगा। क्लियर हो गया? याद आ गया? पिछले क्लास से इस क्लास को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम आगे बढ़े ना। अब देखियो हम ले रहे हैं उदाहरण किसके लिए, ताकि रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करे। एक नंबर है, मान लो x + 2y = 5 एक समीकरण है, और x प्लस में यहां पे कर रहे हैं 2x प्लस में 4y = 10। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है, 2 है। ये दोनों दो समीकरण युग्म है कि नहीं है? अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 100% संपाती आएगा। कैसे सर? हमको पता है, हम संपाती सोच के ही लिखे हुए हैं। आपको भी लिखना सिखा देंगे, आपको भी पहचान करना सिखा देंगे कि कैसे पहचाने की संपाती है। तो आइए सर, सबसे पहले हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x + 2y बराबर में कितना, 5। तो x बराबर में हो जाएगा 5 - 2y, राइट। इसके बाद यहां पे क्या करेंगे, हम इसका दो हल निकालेंगे, एक x है, एक y है। अब यहां करेंगे जब y बराबर में 0 तो x बराबर में होगा 5 - 2 × 0, यानी x बराबर में 5 - 0, x बराबर में कितना, 5। जब y का मान 0, x का मान 5। इसके बाद हो जाएगा जब y बराबर में क्या मानोगे बताओ तो, 1 मान लो, 1 मानो, y बराबर 1, तो हो जाएगा x बराबर में 5 - 2 × 1, यानी x बराबर में कितना होगा जी, 3। यानी y का मान हमने माना रखा 1, तो x का मान निकल गया कितना, 3। ये रहा सर, क्लियर है। समीकरण 1 से हमने दो हल निकाल लिया। अब आते हैं बाबू समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम दो हल निकालेंगे। समीकरण कितना से, 2 से। तो 2 है आपका 2x + 4y = 10। यहां होगा 2x बराबर में 10 - 4y, बोलना उधर भेज दिए।
और x बराबर में करेंगे तो 10 माइनस में 4y और बट्टा में 2। बॉक्स यहां हमें बना लेना है, ठीक है बाबू। और यहां x है, यहां y है। जब हम y का मान 0 पुट करेंगे तो x बराबर में होगा 10 माइनस में 4 गुणे 0 बट्टा में 2, यानी x बराबर में 10 माइनस में 0 बट्टा में 2, यानी x का मान सीधे कितना होगा 5। y का मान 0, x का मान 5। बताइए कौन दिक्कत है? इसके बाद से सर जब x का मान हम 1 पुट कर देते हैं, कितना पुट कर रहे हैं? 1। क्लियर है? अब तुम सोच रहे हो सर इसी में तो पुट कर रहे हैं, आ रहा है 0.5, 1 पुट करें तो हम पक्का है कि 3 आएगा। कैसे? देखो ना, y 1, 4 कम 4, 6 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 2 से कटेगा कितना? 3। अब तुमको ना सर इस बार दूसरा रखिए, तो थोड़ा दूसरा रखिए, 2 रखिए, आप 2 रखते हैं सर, तो x बराबर आ जाएगा y बराबर 2 ना, y बराबर में 2। तो देखो कहा आ रहा है x बराबर में होगा 10 माइनस में 2, सॉरी 4 गुणे 2 और बट्टा में कितना? 2। x का मान कितना होगा? 4 दूना 8, 10 में 8 जाएगा 2, 2 में 1 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 1। y का मान 2 रखाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें ग्राफ खींचना है। एक वो तो सेम सेम मिल रहा है, दूसरा भी सेम सेम मिल रहा था, इससे भी स्पष्ट हो गया है कि सर एक लाइन के ऊपर फिर दूसरा लाइन, क्योंकि अगर मान लीजिए ग्राफ में 2 बिंदु यहां आ रहा है 5 0 और कितना 3 1 यहां आ रहा है, तो इसका ग्राफ खींचा जाएगा। फिर इसमें खींचने जाएंगे तो यही तो मानवा सेम सेम है, फिर ये बिंदु है यहां, फिर खींचा तो इसी पर आ गया। आ रहा है समझ में? हो गया संपत्ति कहानी। बोलो अब आओ इसको ग्राफ खींच के दिखा भी दे तुमको हम, ठीक है? ग्राफ खींच के तुमको दिखा भी देते हैं। लो यही ना कहानी है। और यहां आ जाना है भाई 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 भाई, प्रथम चौथांश में ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? पता चल गया था पिछले क्लास में, हमने बता दिया था आपको कि क्यों ऐसा हम करने जा रहे हैं, ठीक है? और यहां होगा भाई मेरे x, ये रहेगा x डैश, y डैश। तुम लोग को दिख रहा है ना? चलिए यहां रहेगा बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह, इतने में काम हो जाएगा हम लोग का, ना हो जाएगा? आइए तो x पर 5 y पर 0, 5 0 और 3 1, यही ना है? 5 0 मतलब x पर 5 और y पर 0, यहां पे हो जाएगा। देखो ग्रीन 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 ग्रीन, बाग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह उठ के नहा लेते, आप तो मुंह भी नहीं धोते। इधर आइए, 5 कमा 0 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 कमा 1 का होगा, 3 कमा 1 कहां होगा? x पर 3 y पर 1, टुक दे यहां आएगा मान, आएगा ना? 3 कमा 1 और एक यहां पे खटैक। बोलो भैया आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लो ठीक है, ठीक है, खिंचा गया। अब एक और बच रहा है ना समीकरण, उससे क्या था? 5 कमा 0 ही था ना? और देखो दूसरा केस है, इसी लाइन पे पकड़ा रहा है बाबू, देखना 1 कमा 2, x पर 1 y पर 2, x पर 1 y पर 2, गड़बड़ हो गया लग रहा है, लाइन में गड़बड़ खींच दी है यहाँ पे, ऐसे नहीं ना है। इसको इस कमीने को इधर से आना चाहिए था, यहां से है, और इसको थोड़ा सा यहां टिल्ट जाना चाहिए था, अभी थोड़ा सा और इधर आएगा ही। अब लो राइट है, माने कोना कोनी मिलते जाना चाहिए, समझ में आ रहा है बात? तो आप देखो एक कितना है? 1 कमा 2, 1 कमा 2 कमा 1, 1 कमा 2, x पे 1 y पे कितना 2, देखो तो यहीं पे है कि नहीं है? 1 कमा 2। अब बताओ इसका, इन दो बिंदुओं को जब ग्राफ खींचोगे इसका तो भी इसी लाइन पाएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों रेखा का, दोनों समीकरण का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन पर गया कि नहीं गया? संपाति हो गया, कहानी खत्म। बुझाया?
अभी मन में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात को लेकर हो रही है, बताओ मुझे। ये सर कैसे पहचाने किसका प्रतिच्छेदी होगा, किसका संवादी होगा? ठीक ना, एकदम आसान काम है, हम समझाते हैं। कोई दिक्कत है? देखो इसमें निकलेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्लियर है? जिसमें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2 हुआ तो समझ जाओ बच्चे, क्योंकि जिसका ग्राफ हम यहां संपाती दिखाए हैं, खींचे हैं ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या विशेष चीज दिख रहा है? तो हम देख रहे हैं भैया A1 का मान अगर हम इसमें से निकालते हैं तो A1 का मान भैया 1 है, B1 का बात करें तो 2 है, और C1 का बात करें तो माइनस का 5 है। बोलो बोलो बच्चा, बोलो ना, माइनस का 5 है। समीकरण 2 से अगर A2 का मान निकाले तू कहेगा सर 2, B2 का मान पूछे तो तू कहेगा 4 और C2 का मान -10। आप कहोगे सर आपको आंख से नहीं दिख रहा है, यहां माइनस कहां है, ये माइनस लगा रहे हो, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे हो ना, तब बहुत अच्छे बच्चे हो। इधर आ जा। अब ये A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2, ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्या होगा, 1 बटा 2, A1 का काम 1 और A2 का मान 2। बोल बच्चा, B1 का काम कितना कर रहा है 2, अब B2 कितना है 4, C1 का मान बोलो और C2 का मान बोलो, माइनस माइनस 2 दूना 5 दूना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ये तो सब बराबर आया, आया जी आया। यही पहचान है, कोई भी समीकरण युग्म होगा उसका ग्राफ संपाती तब होता है जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। दोनों समीकरणों से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का तुलना करते हैं, अगर सारे मान बराबर हो जाए तो सर उसका ग्राफ 110% एकदम अस्वस्थ हो जाइएगा कि संपाती ही आएगा। आप बताइए, नहीं देख के बता सकते हैं आप? है सर एक बार पहले वाला बता दीजिए, इससे पहले वाला में क्या कहानी था? इसके पहले वाला में क्या कहानी था? जैसे कि था उसमें हम जो भी समीकरण, जो कल का होमवर्क दिखाओ तब वही तुमको हम समझा देता कि उसी पर समझा दे तो बेटर रहेगा। कल जो तुमको होमवर्क हम दिए थे वो दिए थे x प्लस वाई बराबर में 7 और x माइनस वाई बराबर में 3। ये समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 था। बोल बच्चा, एक और लिया था तुम, x माइनस में 2y बराबर में 3 था और x प्लस वाई बराबर में 6 था। बोलो, अब तुम इससे निकालो A1 बटा, अब हम डायरेक्ट करें, बोलो ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले ही, इसीलिए इस बात को हम बार बार जोर दे रहे थे। समीकरण 1 होगा उसमें A1 B1 C1 हमने व्यापक रूप ही लिखवाया है। दो चरवारखी समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 लिखवाया था ना हमने। अब देखिए इस समीकरण हो गया और C1 बटा C2, इसमें ना जो प्रतिच्छेदी होता है ना उसमें दोनों कबो बराबर नहीं होगा। एक बार सब बराबर हो गया, आप पढ़ लिए सर, सब बराबर हो गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो संपाती। आज के बाद से हमेशा ही बात फिक्स रहेगा। A1 का मान बोलो यहां पे कितना है जी 1, A2 का मान बोलो कितना यहां पे 1 बराबर B1 का मान बोलो कितना है +1, B2 का मान बोलो -1 और C1 का मान -7, यहां पे -3। आप मुझे बताओ, यहां 1 में 1 से भाग करेंगे 1 होगा, यहां 1 में 1 से भाग करेंगे तो -1 होगा, 1 में -1 से भाग करेंगे तो बोलो यहां माइनस माइनस प्लस 7/3। ए बाबू दोनों पहले बराबर है, दोनों बराबर आया है। अगर किसी भी समीकरण युग में अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के तो समझ जाइएगा उसका ग्राफ 110% प्रतिच्छेदी होगा। इसमें भी वही हाल है, यहां A1 है 1, A2 है 1, 1/1 और -2/1, बताओ दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी आया तो था प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी की पहचान क्या क्या सीख गए आप कि सर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होगा तो इसका इक्वल टू B1 बटा B2 होगा तो इसे ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा जी? प्रतिच्छेदी होगा, पक्का है कि उसे ग्राफ काटेगा। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2 अगर आ गया तो इसे ग्राफ एकदम 100% समपाती होगा, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। आ रहा समझ में? किसी कोई दिक्कत है?
तो ये संपाती वाला हो गया, ये प्रतिच्छेदी वाला हो गया। अब हम तुमको फील करा देते हैं कौन वाला, समानांतर वाला। आप नोट करना बाद में, अभी घबराना नहीं है सर, आप इसको नोट करना, मन करेगा तो नोट करना, ठीक ना। हाँ, ये चीज हम तुमको फील करा दिए। कोई भी समीकरण हम ले लेंगे, आज देंगे हम घर पे बहुत सारा होमवर्क घर से बनाने के लिए। आप जाके एकदम प्रैक्टिकल करना, आप उसका ग्राफ खींचना और उसके बाद तुम देखना। क्या देखना, क्या देखना, जब ग्राफ खींचोगे और उसके बाद से देखना जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। और जिसका ग्राफ अगर ऐसा आया, संपाती आया, तो पक्का है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा कोई समीकरण हो रहा है तो पक्का है कि संपाती होगा। इसमें लेकिन बट परंतु वाला सवाल कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए सर, हम ऐसा उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, जो समानांतर होगा, जो काटेगा ही नहीं। क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर में 5 और x प्लस वाई बराबर में 7, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। सर थोड़ा सा मन कर रहा है हम चेक करने का, जिससे पहले आप पढ़ाए हैं, क्या बताए हैं आपने, बता दिया a1 बटा a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 प्रतिच्छेदी। बोलो ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 संपाती। बोलो ना, क्लियर हो गया ना। संपाती माने कहा एक लाइन दूसरा लाइन के ऊपर रहेगा, माने दो लाइन एक ही लाइन पर रहेगा, बात खत्म। संपाती। प्रतिच्छेदी माने काटेगा, प्रतिच्छेदी। अब आ रहा है समानांतर। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है सर? इसमें से कोई है कि नहीं है? दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। आप यहां 1/1 करोगे, देखो 1/1 बोलो, यहां पे 1/1 करोगे और यहां बोलो -5/-7 करोगे, हाई दोनों बराबर है। इस बार हाई बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ एकदम प्रतिच्छेदी होगा सर, समानांतर होगा, समानांतर होगा। बुझा रहा है? आओ हम करके दिखाते हैं, निकालते हैं। तुम लोग जो कहेगा वही मान रखेंगे, ठीक ना। आप उसके बाद देखो से ग्राफ खींचते, देखो कभी ग्राफ एक दूसरे को काटेगा नहीं। किसको फॉलो किया है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मैंने हाई दोनों बराबर होना चाहिए, हाई बराबर नहीं होना चाहिए, तब होगा समानांतर का स्थिति। आप पहले ही दोनों बराबर नहीं होगा, बाकी अगर बराबर हो भी रहा है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। समझ में आया? जब पहले मैंने, अगर हम मान लो कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकान है, हमको यही दुकान में मिल जाएगा तो यही दुकान पर क्या कर जाएंगे? समझ में आ रहा है? जब यही हमको रिजल्ट मिल जा रहा है तो यहां पे सोचने के बारे में कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे सर देख ही रहे हैं, क्लियर है। आइए सर सवाल पे आइए। मैंने, हमारा कहने का मतलब है ना, ये चीजों को जब तुम पढ़ रहे हो ना तो उसे जो उसको करके देखो, बताया जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, रटना नहीं है। समझ में आ रहा है? लाइन में लिखवा देते हैं हम, थ्योरी बना के, हैंग ऑन, पहले ही पॉइंट बना के कि दो चरवाकी समीकरण इतना 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 हो तो एक नंबर में लिखो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। तो रटना हो गया ना। पहले हम ग्राफ लिए, प्रतिच्छेदी जब कर रहा था तो ये चीज आ रहा है, एक मतलब ये चीज आएगा तो प्रतिच्छेदी होगा, बात खत्म। ये कहानी चल रही है, आ रहा है समझ में? तो पहले खुद से करना है, उसके बाद से जो दिमाग में बैठेगी ना वो जीवन भर के लिए फिक्स हो जाएगी, लंबे समय के लिए फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो आइए सर देखिए, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में कितना 5, x बराबर में 5 माइनस वाई। थोड़ा तो फास्ट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि अब इतना दिन से पढ़ते पढ़ते मैच्योरिटी आ जानी चाहिए इसमें। y का मान अगर हम 0 पुट करते तो x का मान 5 आएगा। बोल भैया, जब y का मान 1 पुट करते तो यहां पे 4 आएगा। अब नहीं, जब नहीं लिख रहे हैं, बात खत्म, हटाइए। बुझाया? अगर आप सर, हम सर ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं एकदम, ऑफ कोर्स कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। नंबर कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेगा, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुझा रहा है? हाँ। समीकरण कितना से? 2 से। समीकरण 2 कितना है? x प्लस वाई बराबर में कितना बाबू? 7। तो x बराबर में 7 माइनस का होगा y। बॉक्स बनाओ, बोलो कहां पुट करेंगे? बोलो बोलो बोलो। y के मान 0, x का मान 7, y के मान 1, x का मान 6। पुट कीजिए, खींचे ग्राफ, देखते हैं क्या होता है। आइए, आजा 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 आजा। ओ मालिक, चलिए।
यहां रहेगा बाबू, क्या रहेगा? 0। हाई तो देख ही रहे हैं एक्स डैश है, हाई क्या है? एक्स है। ए बताओ बाबू वाई, और ये क्या होगा? वाई डैश। यहां पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? आइए पुट करते हैं मान। पहले में क्या था बताओ? 5 0 4 1, 5 0 एक्स पर 5 और वाई पर कितना? 0। यहां पे होगा ना 5 0, बोले और कितना था? 4 एक्स पर 4 वाई पर 1, एक्स पर 4 और वाई पर 1 यहां होगा। बोलो बाबू, ग्राफ खींचोगे इसका तो कैसे खींचाएगा? ठीक है कि नहीं ठीक है? बताओ ना। क्लियर है? अब दूसरा का क्या है तन जरा देख लो एक बार। 7 0 6 1, 7 0 एक्स पर 7 यहां है ना, 7 0 6 1 एक्स पर 6 वाई पर 1 यहां होगा, यहां 6 1 यहां होगा। अब इसका लाइन जो खींचोगे तुम, इसका जो लाइन खींचोगे भैया, जरा मुझे बताना क्या हाल चाल है तुम्हारा? बताओ। लग रहा है काटेगा, लग रहा है काटेगा। और बड़ा कर लो, क्या निकला? समानांतर। समझ में कुछ आया? बात फील आ गई? देख क्या क्या कहानी किधर किधर कहां होने वाला है। देख कैसे इस चीजें किस तरह से जाएगी। मतलब A1 बट्टा A2 कहानी का सार यही है कि A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, तो कहेंगे प्रतिच्छेदी होगा। उस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा हमने जाना कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो इसे ग्राफ संपाती होगा। उसको संपाती माने एक लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा है। और तीसरा हमको रिजल्ट मिल गया कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अभी जस्ट एग्जांपल लिए थे। यह जो समीकरण था वो ऐसा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो है दोनों बराबर था, बराबर नहीं था। तो इसका क्या निकला बाबू? समानांतर। बोलिए मौ से मक्खन हुआ। क्लियर हुआ? तो सारा कहानी हमने आपको समझा दिया कि कब प्रतिच्छेदी। अब देखिए, अब ऐसा नहीं सोचना है जो कोई समीकरण युग्म का नाम रखाएगा भाई। जिन आदमी का काम होता है वही ओकर नामों लोग रख देते हैं। होता है ना? तो मान लो किसी बच्चे का जन्म अगर मंगलवार को तो लोग कहते हैं मंगरुआ, सोमवार को तो सोमरिया। ऐसे हो जाता है ना? तो ठीक वैसे ही इसका भी कुछ नाम है। जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा ना, उसको उस समीकरण युग्म को संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा सोचो, अभी लिखवाएंगे इस बात को। संगत कहा जाता है। उस समीकरण युग्म को हम संगत कहते हैं। ये समीकरण युग्म संगत है। और हलों की संख्या प्रतिच्छेदी होगा तो एक जगह काटेगा। अब हल पे थोड़ा विचार करो। हल कौन को हल होगा? हल का मतलब एक्स और वाई का वह मान जो समीकरण युग्म को क्या करे? संतुष्ट करे, माने दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। आप मुझे बताइए, जो प्रतिच्छेदी था एक मान आ रहा था, वो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा था? कर रहा था ना? तो जब कर रहा था तो एक हल, तो इसे कहेंगे अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल एक और बात है। उसके बाद एक गौरी किसे और एक और नाम है गौरी। अगर दो लाइन एक दूसरे को काट दिया तो ऐसे समीकरण युग्म कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं जी? अविरोधी। सर अविरोधी का मतलब क्या? मान लीजिए आपका कोई एक अपने विरोधी है, तो आपका विरोधी होगा तो आप कभी एक दूसरे को मिलेंगे, बैठेंगे? आप अपने दुश्मन के साथ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो विरोधी है। ना वो आपके पास आएगा ना आप उसके पास जाएंगे। क्लियर है? होता है ना ऐसा? अगर दो आदमी एक दूसरे के पास जाके बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो विरोधी नहीं है। तो आप बताइए, जो लाइन प्रतिच्छेदी है, क्या दोनों में विरोध है? नहीं है, तभी ना मिल रहा है। विरोध रहता तो कब मिलता?
नहीं मिलता। जब प्रतिच्छेदी है यानी कि विरोध नहीं है, विरोध को नहीं को कहेंगे अविरोधी, माने विरोध ना। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम विरोधी समीकरण और विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। माने जो समीकरण युग्म इतना बात को संतुष्ट किया उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। उस समीकरण युग्म को हम संगत कहेंगे, उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा। और वैसे समीकरण को अविरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाता है। एक 4 गो नाम बुझे। अगर संपाती होगा तो उसको भी हम संगत ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी संगत, हाँ। इसमें अद्वितीय हल है, असंपाती में बताओ अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा ना, क्योंकि उस लाइन पर जो आप ग्राफ अभी खींचे हैं, देख सकते हैं आप, यहां जो ग्राफ किधर गया हो, भाग गया का, यहां एक लाइन पर है कि नहीं है? तो आप बताइए सारे एक्स वाई का मान जिस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे एक्स वाई का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे कि नहीं करेगा? यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका क्या कहेंगे बाबू यहां पे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल बोलना, अपरिमित रूप से अनेक हल। और क्या नाम है सर? संपाती हो गया ग्राफ, उसका संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब मुझे बताओ जे इसका जो इसे क्या कहेंगे इसके हिसाब से? अविरोधी, माने हई मिल गया तो अविरोधी है, हई एक पे एक है तो क्या कहेंगे? आश्रित। ऐसे समीकरण युग्म कहते हैं आश्रित। आश्रित माने एक दूसरे पे वो आश्रय लिए हुए है, आश्रित है। समझ रहे हैं बात? नहीं, लोग कहते हैं ये कि एक आदमी पर पूरा परिवार आश्रित है, माने इस व्यक्ति पर डिपेंड करते, जो घर का मालिक है उस पर पूरा घर के लोग आश्रित हैं। ये जो कहेगा, जो करेगा, भोजन लाएगा तो सब लोग खाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, जब दोनों ग्राफ एक लाइन पे हो जाएगा, दोनों ग्राफ का जो दोनों समीकरण से खींचा गया ग्राफ जब एक लाइन पे हो जाएगा तो कहेंगे दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। उसे कहेंगे आश्रित। आश्रित समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें आ जाइए। सर समानांतर तो कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं असंगत। एक नाम इस समीकरण युग्म को बोलते हैं असंगत। संगत नहीं है, मतलब दो संगत, ये असंगत। ठीक है। और तीसरी बात इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब एक्स वाई के एको को मान नहीं मिलेगा जो दोनों को समीकरण को संतुष्ट करे। क्योंकि देख लो इसका लाइन अलग है, इसका लाइन अलग है, माने दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रही है। आप वो सुन लीजिए, काम करेगा। समझ में आ रहा है? उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाने के कारण एक्स वाई का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट कर दे। इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कहां ऐसा हो रहा है? क्यों उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रही है। अब ऐसे समीकरण को आप क्या कहेंगे? विरोधी की क्या कहेंगे? विरोधी कहेंगे ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास कब जइबे नहीं करेगा, या इसको नहीं मिल रहा है तो यानी कि इसका विरोधी ई है और इसका विरोधी ई है, इसलिए हमेशा इसके बीच की दूरी एक समान बनी हुई है। बोलिए, तो इसको कहते हैं विरोधी। देखिए आपको हम मजे मजे में क्या क्या कितनी कितनी बातें समझा दिए। इतना पर हमारा 3.1 चैप्टर 100 से समाप्त हो जाएगा। इतना थ्योरी पर काम खत्म। ठीक है। और आप पहचानना भी सीख गए देख के ये किस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, किस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, किसका संपाती होगा, किसका समानांतर होगा। बस इसी पे बैठाना है और देखना है कौन बराबर हो रहा है, कौन बराबर नहीं हो रहा है। इसको याद करना पड़ेगा। यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण युग्म का समीकरण युग्म संगत होगा, उसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा, उससे ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक ना, उसका अद्वितीय हल होगा और यह समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। चाहे वो यह समीकरण युग्म अविरोधी भी कहलाता है। आगे कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण युग्म संगत होगा, उसका ग्राफ संपाती होगा, उसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और समीकरण युग्म आश्रित होगा। समीकरण युग्म आश्रित भी कहलाएगा, एक समीकरण दूसरे पर आश्रय लिए हुए रहता है। अगला a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो वह समीकरण युग्म असंगत कहलाता है, उसका ग्राफ समानांतर होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण युग्म को हम विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हो क्या पूछेगा? क्या पूछा है बोर्ड एग्जाम में? कहेगा एक समीकरण देगा, कहेगा हम देंगे सर के टेस्ट में x + 5y बराबर में 8 और x - में 3y बराबर में 7। कहेंगे समीकरण युग्म का ग्राफ होगा
ऑप्शन ए नंबर में देंगे प्रतिच्छेदी, बी नंबर में देंगे संपाती, सी नंबर देंगे समानांतर, डी नंबर में देंगे नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। आप क्या मारेंगे बताइए? हैं? अरे देखो, 1/1, 1 अब बराबर में 5/-3। आप बताओ कोई बराबर है? नहीं बराबर है। तो किसको फॉलो कर रहा है? A1/2। तो इसमें तुमको देखना सीखो, अंदाजी सीखो, कलम नहीं चलाना है भाई। इतना कलम चलाने का समय नहीं है। दिमाग में देखो, और ऑब्जेक्टिव सवाल है, दिमाग में देखे, मन में कैलकुलेशन। कलम चलेगा सिर्फ OMR को रंगने के लिए। बाकी कैलकुलेट A1 B1 C1 लिख रहे हो, तुमसे बड़ा गधा है दुनिया में कोई नहीं है। तो अभी भी इतना पढ़ने के बाद भी तुम लिख रहा है A1 का मान निकाले, B1 का मान निकाले, C1 का निकाले, तब एक बार से A1/A2 B1/B2 C1/C2 को तब पता करेंगे। गलत बात, ऐसा नहीं करना है कहा। समझेगा? समझ में आया क्या? आगे बढ़े और पूछे और तो लिखे, बताना 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 बताना, एकदम साफ साफ बताना। लिख रहे हैं x + 3y बराबर में 8 है और x + में 6y बराबर में 8 है। 8 नहीं, हाँ 8 है मान लो। बताओ संपाती कैसे बोल रहे हो? संपाती कमीनो। हाय देखो तो 1/1, यहां पे 3/6 है। यहां पे करोगे खूब किसी होगे तो -8 कर लोगे। 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 8 से 8 खत्म। 1/1 बराबर में 1/2 बराबर में 1। बताओ तो है ये बराबर नहीं है? क्या होगा जी? क्या दिमाग लेके बैठे हो? बताओ ना। इसको देखो और मुझे बताओ जल्दी से। क्या? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, यहां मुझे जल्दी से बताओ और बताओ बताओ। बुझा रहा है? क्योंकि 1/2 3/2 माने 1/2 माइनस माइनस प्लस, अगर यह प्लस लग गया तो सर प्रतिच्छेदी। समझ में आया? अगर थोड़ा सा यहां पे हमने 14 किया, समानांतर। बुझा रहा है? लिख दोगे अब? माने कहा जाए कि ऐसा समीकरण तुम सोच के लिखो, समीकरण युग्म अपने से लिखो जिसमें वह उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाए। अपने से तुमको मास्टर बना रहे हैं हम, ठीक है ना? सवाल अगर देना हो तो कैसे दोगे प्रतिच्छेदी के लिए? तुम्हारा मकसद यही क्वेश्चन लिखते वक्त, जैसे हम अपना माइंड सेट बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन लिखते वक्त अगर हमें प्रतिच्छेदी देना है तो हम सोच रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होने देंगे तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। या लिख देंगे x + 3y बराबर में 8। थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना है, लो ना, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, हो तो गया, खत्म। 1/2 3/5 को बराबर होगा, प्रतिच्छेदी होगा। बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। बुझा गया? अगर संपाती लिखना होगा तो हम संपाती कैसे लिखें सर? अगर मान लो इसको लिख दिया 2x और 4y और बराबर में मान लो 12, इसका या तो ट्वाइस करो ना तो थ्राइस करो ना तो 4 करो, 5th 6th ऐसे करो, सबका करो। जैसे कि यहां 2 दूना 4x, 4 दूना 8y, 12 दूना 24 हो गया संपाती। इसका डबल करना है, अनुपात बराबर होना चाहिए। 1/2/4 माने 1/2, 4/8 माने 1/2, 12/24 माने 1/2, 1/2 बराबर 1/2। और लिखना चाहते हो तो लिख दो 2/3 6x, 4/3 12y और 12/3 36। इसका युग्म भी संपाती ही होगा, क्योंकि देखो 2/6 मतलब 1/3, 4/12 मतलब 1/3, 12/36 मतलब 1/, सब बराबर है, क्या होगा? संपाती। बुझा गया? तो किसको क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पता चल गया सबको? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? तो हम आज अभी कल इस बात को पॉइंट बनवा के लिखवाएंगे। जो A1/A2 बराबर B1/, हम थ्योरी में लिखवाएंगे इसको खूब बढ़िया से। आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का ही क्वेश्चन दे रहे हैं और 3 गो क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 गो ग्राफ, एगो प्रतिच्छेदी होगा, एगो समानांतर होगा, एगो संपाती होगा। आराम से पहले बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए उतारना चाहेंगे आप लोग? कोई दिक्कत है? खींचा जाएगा ना अब? चलिए वेरी गुड। तो लिखिए होमवर्क में x + 2y बराबर में 5 और x - में 2y बराबर में कितना? 4। 1 नंबर सवाल। अगर दिक्कत लगेगा तो फिर कल शाम को तुम लोग देख लेना वीडियो ना।
x माइनस 2y बराबर में 5। आजकल तो लग रहा है कोई देखियो नहीं रहा है, रिचार्ज खत्म हो गया है। चलो खैर कोई बात नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया। अब इतना तो हम दानी नहीं बनेंगे, ये कहेंगे जी रिचार्जो करा देता नहीं। कंपनी में ढेर घाटा लगने लगेगा। चलो 3 समीकरण है, इसको क्या कर लेना है, ग्राफ खींच लेना है। समझ में आया? चलो आज के लिए धन्यवाद।